नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। BSOS 185 की ये एक तरीके से आप कह सकते हैं डेमो क्लास है। इसका पूरा बैच आपको हमारी एजुचक्र एप्लीकेशन पर मिलेगा। वो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं यह है सोसाइटी थ्रू विजुअल्स, यानी विजुअल्स के थ्रू यदि सोसाइटी को हम देखें, क्योंकि ये एक इलेक्टिव कोर्स है। वो भी कौन से सब्जेक्ट का, तो आपको याद रखना है ये सोशियोलॉजी यानी जो समाजशास्त्र आपका होता है उसी का ही एक कह सकते हैं शाखा है समाजशास्त्र की। यानी समाज का अध्ययन तो हमें करना है, पर किसके माध्यम से? दृश्य माध्यम से इसका अध्ययन हमें करना है। दृश्य माध्यम विजुअल्स का मतलब डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मीडिया हो जाएगा। यानी सोशल मीडिया, मास मीडिया, प्रिंट मीडिया, आपका डिजिटल मीडिया, जितने भी प्रकार के होते हैं आपके, चाहे पारंपरिक मीडिया क्यों ना हो, इनके माध्यम से जब हम समाज को देखते हैं, सोसाइटी को देखते हैं, सोसाइटी का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्त, सोसाइटी थ्रू विजुअल्स। चलिए, तो इसके यहाँ जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने उठाए हैं दोस्त, ये सारे कहाँ से लिए गए हैं? ये जून 2024 के पेपर से एज इट इज उठाए गए कॉन्सेप्ट हैं। जैसे पहला कॉन्सेप्ट आप समझिए क्या है आपका, हाइपर मीडिया क्या होता है दोस्तों? एक डिजिटल मीडिया फॉर्मेट है जिसमें टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, अन्य मल्टीमीडिया तत्व शामिल होते हैं। मतलब एक ऐसा मीडिया जिसमें टेक्स्ट तो होगा ही होगा। टेक्स्ट का क्या मतलब है यहाँ पर? जिसमें जानकारी या फिर इंफॉर्मेशन तो होगी, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को ग्राफिक्स के माध्यम से, ऑडियो वीडियो के माध्यम से क्या किया जाएगा दोस्तों, प्रेजेंट किया जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं मल्टीमीडिया के रूप में क्या किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। जैसे आज के समय आप क्या देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर, न्यूज़ चैनल से हमें विभिन्न समाजों के अंदर घटित घटनाओं की जानकारी मिलती है। ये सिर्फ हमें जानकारी नहीं देते, ये कोई पॉडकास्ट नहीं है ना, कि जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या किया जाए, जानकारी दी जाए। जानकारी देने का यहाँ पर तरीका क्या होगा, ऑडियो के साथ साथ वीडियो होगी, पूरा मल्टीमीडिया फॉर्मेट होगा आपका, उसमें आपको ग्राफिक्स, एनिमेशंस भी देखने के लिए मिलेंगे। यह एक प्रकार का हाइपरटेक्स्ट सिस्टम होता है जहां उपयोगकर्ता विभिन्न प्रकार के मीडिया तत्वों का इस्तेमाल करेगा। उपयोगकर्ता क्या करेगा, कई मीडिया तत्वों का इस्तेमाल करेगा और एक इंटरेक्टिव अनुभव क्या करेगा, प्राप्त करेगा। भाई इंटरेक्टिव का मतलब क्या, जहां पर उसे लगे कि मैं भी कुछ क्या कर पा रहा हूं, फीडबैक दे पा रहा हूं। जैसे यूट्यूब पे मान लीजिए आपको न्यूज चैनल को लाइव देख रहे हैं, तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं अपने विचार लाइव चैट में। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो एक इंटरेक्टिव मैनर में जहां पर क्या किया जाता है, जानकारी को शेयर किया जाता है, उसे आप हाइपर मीडिया कहते हैं। हाइपर मीडिया में जैसे वेब पेजेस होते हैं आपके, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन होती है आपकी, इंटरेक्टिव लर्निंग एप्लीकेशंस होती हैं, ऐसे ढेर सारी एप्लीकेशंस है। जैसे आप कभी भी प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी एनग्रू ऐप। इसके अलावा आप देख सकते हैं कैम्बली ऐप। ये सभी एप्लीकेशंस इंटरेक्टिव लर्निंग एप्लीकेशंस बनाई गई हैं, जिसमें क्या होता है, आप भी बोलेंगे, एप्लीकेशन में बैठा व्यक्ति भी क्या करेगा, बोलेगा, इंटरेक्शन होगी, बातचीत होगी। यही आपका कहलाता है हाइपर मीडिया। यानी मीडिया का एक ऐसा फॉर्मेट जिसको हाइपर कर दिया गया है, जिसमें क्या कर देंगे, ग्राफिक्स को ऐड कर दिया गया है। याद रहेगा दोस्तों। आगे चले, एक कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड कॉन्सेप्ट की। देखिए, अब इसी हाइपर मीडिया की क्या विशेषता होती है, इंटरेक्टिविटी। यानी कि हाइपर मीडिया को बनाया ही इसलिए गया है ताकि जो व्यक्ति हाइपर मीडिया का लाभ उठा रहा है और जो कंटेंट क्रिएटर है, इन दोनों के बीच में क्या हो पाए, इंटरेक्शन हो पाए, अंत्यक्रिया हो पाए, बातचीत हो पाए, इसलिए हाइपर मीडिया को बनाया गया है। दूसरा रीजन क्या है, मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन। मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन का क्या मतलब है कि हाइपर मीडिया में सिर्फ मीडिया का काम नहीं करना है इसको। मीडिया का मतलब क्या होता है, मीडियम। इसे सिर्फ सूचना देने का माध्यम नहीं बनना है, बल्कि उससे अधिक इसे क्या करना है, कंटेंट को अधिक आकर्षक और प्रभावी बनाना होता है। उसके लिए क्या करते हैं, अपने कंटेंट के साथ इमेज, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स, है ना, VFX, इन सभी का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हाइपर मीडिया में आपको नॉन लीनियर संरचना देखने के लिए मिलेगी। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, उपयोगकर्ता किसी निश्चित अनुक्रम का पालन किए बिना जानकारी तक पहुंच सकते हैं। कहने का क्या मतलब है दोस्तों, किसी वेबसाइट पर एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए लिंक का उपयोग करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक न्यूज़ पढ़ी, उस न्यूज़ के और आप डीप जानना चाहते हैं तो आपको दोबारा से नया टैब खोलकर दोबारा उस न्यूज़ के बारे में सर्च करना होगा। आजकल वेब पेजेस ऐसे नहीं होते। आप कोई न्यूज़ पढ़ते हैं, अगर आप उसे और गहराई से जानना चाहते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा वहाँ पर एक शब्द लिखा होता है रीड मोर, है ना दोस्तों, रीड मोर डॉट 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 करके। इसका क्या मतलब होता है कि इस रीड मोर में उन्होंने और लिंक डाले हुए हैं। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक और वेब पेज खुल जाएगा जहां पे वो पूरी डिटेल में होगी न्यूज़। तो इसे कहते हैं आप क्या, नॉन लीनियर संरचना। हाइपरलिंक्स यहां पर ढेर सारे डाले जाते हैं जहां पर एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। मान लीजिए आप कोई न्यूज़ अंबानी के बारे में पढ़ रहे हैं, साथ साथ आप जानना चाहते हैं उनके स्टॉक्स के बारे में, तो ढेर सारे हाइपरलिंक्स आपको उनके उसी में ही मिल जाएंगे। किसमें, जहां आप जिस वेब पेज पर आप अंबानी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, वही चीज आपको याद रखनी है। हाइपरलिंक्स क्या होता है, एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ना।
कस्टमाइज लेबल अनुभव, इसका क्या मतलब है दोस्तों? उपयोगकर्ता अपनी रुचि के अनुसार किसी भी सेक्शन में अचानक से क्या कर सकता है, जा सकता है। कहने का क्या मतलब है भाई, मान लीजिए मैं खेल संबंधी न्यूज़ को नहीं पढ़ना चाहता या खेल संबंधी समाज के बारे में नहीं जानना चाहता, मैं जानना चाहता हूं कि समाज के अंदर राजनीतिक प्रक्रियाएं कैसे चल रही है, तो मैं डायरेक्टली एक क्लिक के माध्यम से क्या कर सकता हूं, कस्टमाइजेशन कर सकता हूं, जो मुझे चाहिए, जो मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है उसको डायरेक्टली देख सकता हूं। यही खास बात होती है हमारी हाइपर मीडिया की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखिए, विजुअल सोशल रिसर्च, दृश्यपरक सामाजिक अनुसंधान। दोस्तों सामाजिक अनुसंधान करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो मैं सोसाइटी में खुद कॉपी पेन लेकर चला गया, मैंने सर्वे कर लिया, फील्ड वर्क कर लिया। दूसरा तरीका क्या होता है दोस्त, जब हम सोसाइटी में डायरेक्ट न जाकर विजुअल्स का यूज करें, उस समाज की कुछ वीडियो ऑडियो हमें मिल जाए, उस समाज में बनी कोई फिल्म हमें मिल जाए, उससे हम क्या कर सकते हैं, समाज का अंदाजा लगा सकते हैं। तो दृश्यपरक सामाजिक अनुबंधन क्या है, इसको अनुसंधान क्या है, इसको समझिए। एक ऐसी रिसर्च प्रक्रिया जिसमें सामाजिक जीवन, संस्कृति और मानव के व्यवहार को समझने के लिए हम क्या करते हैं, दृश्य माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कभी हम अमेरिका घूमने नहीं गए, लेकिन वहाँ की मूवीज, वहाँ की हॉलीवुड मूवीज को देखकर हम कई बार क्या करते हैं, वहाँ के कल्चर का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। यही क्या होता है आपका दृश्यपरक सामाजिक अनुसंधान, किसी समाज के बारे में जानने के लिए वहाँ के दृश्य माध्यमों का इस्तेमाल करना, जैसे फोटोग्राफ्स का, वीडियो का, ग्राफिक्स का, चार्ट पेपर का, या कोई भी अन्य दृश्य उपकरण हो सकता है जो भी आपको लगता हो, है ना। आज के समय में तो सबसे बड़ा सामाजिक अनुसंधान के लिए बनाया गया दृश्यपरक साधन कौन सा है आपका, इंस्टाग्राम रील्स। इससे आप दुनिया भर के कल्चर के बारे में जान रहे हैं। बात समझ में आई? आगे देखिए, अब आप ही बताइए कि जो दृश्यपरक सामाजिक अनुसंधान है, इसमें मल्टीमीडिया का क्या रोल है। मल्टीमीडिया वही आपका ऑडियो विजुअल एज जो भी आपका होता है, डेटा संग्रहण में सहायता। मल्टीमीडिया एक ऐसी चीज़ है, आप किसी भी देश, दुनिया या फिर समाज के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उससे रिलेटेड डेटा आपको मल्टीमीडिया फॉर्म में, गूगल पे तो भरी पड़ी ऐसी वेबसाइट्स, आप किसी भी कल्चर के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, तुरंत आपको उस कल्चर की फोटो, वीडियो, मूवीज तक और उस कल्चर की आप कहेंगे लैंग्वेज में सॉन्ग्स तक आपको मिल जाएंगे। तो डाटा इकट्ठा करने में क्या होती है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। दूसरा, डेटा को विश्लेषण करने में, है ना, और उसे प्रस्तुत करने में, क्योंकि देखिए सेकंड स्टेप हो गया। कलेक्शन के बाद सीधी सी बात है एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम डाटा क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। इन तीनों चीजों में मल्टीमीडिया का रोल है। जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं विद एनिमेशन, मान लीजिए मैंने एक पीपीटी बनाई जिसमें मैंने क्या किया, एनिमेशन को भी क्या किया दोस्तों, ऐड किया। अब एनिमेशन ऐड करके यदि मैंने एक पीपीटी बनाई है किसी भी अनुसंधान को लेकर, तो वो क्या हो गई, मल्टीमीडिया की भूमिका हो गई। इसके अलावा सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता का दस्तावेजीकरण। आपको पता है दुनिया में जितने समाज हैं उतनी ही संस्कृतियां हैं, और जितनी संस्कृतियां हैं उतनी ही समाजों का निर्माण होता चला जाता है। मतलब दुनिया भर में सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता अनेक है। यदि आपको इसे किसी डॉक्यूमेंट के अंदर उतारना है, मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं कल्चर ऑफ वर्ल्ड्स, है ना दोस्तों, या कल्चर्स ऑफ वर्ल्ड आप देखना चाहते हैं, दुनिया की संस्कृति पर कोई किताब लिख रहे हैं, दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया में भी आपको दृश्यपरक सामाजिक अनुसंधान करना होगा, क्योंकि हर देश के कल्चर को जाके आप व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं कर पाएंगे। इंटरैक्टिविटी और सहभागिता, इसका क्या मतलब है, मल्टीमीडिया का उपयोग करके जो रिसर्चर होता है और विषयों के बीच अधिक सहभागिता संभव हो पाती है। भाई हो सकता है हर कल्चर को डीपली जानने का ना तो मेरे पास वक्त है, ना पैसा है, ना आप कह सकते हैं इतनी मेहनत करने का मेरा मन है। तो ऐसी कंडीशन में यदि मैं और अच्छे से अपने कंटेंट को जानना चाहता हूं तो मल्टीमीडिया का यूज़ कर सकता हूं। आज के समय ज़्यादातर प्रोजेक्ट फाइल्स हम कैसे बनाते हैं, इवन अपने असाइनमेंट्स तक हम कैसे बनाते हैं, मल्टीमीडिया के यूज़ से ही बना लेते हैं। हम ज़्यादा रिसर्च करने, फील्ड वर्क में हम नहीं पढ़ते। बात समझ में आई या नहीं आई? यही है जब हम सोसाइटी को किसके माध्यम से देख रहे होते हैं, विजुअल्स के माध्यम से देख रहे होते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिल्म निर्माण में शामिल नैतिक मुद्दे। अब आपको पता है जो फिल्म्स होती हैं दोस्तों, ये फिल्म्स जो होती हैं किसी न किसी इंसिडेंट पर बनती हैं। इंसिडेंट कह लीजिए, स्टोरी कह लीजिए, इंसिडेंट कह लीजिए, चाहे स्टोरी कह लीजिए। ये स्टोरी कहाँ से उठाई जाती है, आप कहेंगे सर सोसाइटी में जो हो रहा होता है उन्हीं मुद्दों को उठाया जाता है, अगर फिक्शनल स्टोरी को छोड़ दें, है ना। तो ऐसी कंडीशन में फिल्म निर्माण अपने आप में क्या हो गया, विजुअल हो गया। तो इसमें कौन कौन से नैतिक मुद्दे ऐसे हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। मान लीजिए आप फिल्म बना रहे हैं, आपने डायरेक्टर का अपना करियर चूज कर लिया कि मैं तो डायरेक्टर बनूंगा, तो आपको किन किन मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए एक फिल्म को बनाते समय, उसे हम कहते हैं फिल्म निर्माण में शामिल नैतिक मुद्दे। जैसे सबसे पहला है आपके कंटेंट से रिलेटेड। हर मूवी का एक कंटेंट होता है, उसमें क्या अश्लीलता और हिंसा का प्रदर्शन ना हो दोस्तों। हालांकि कोई भी मूवी, इंडियन मूवी आप देखेंगे हल्की फुल्की अश्लीलता आपको देखने के लिए मिलेगी। कुछ मूवीज ऐसी हैं जिनको बहुत दूर रखा गया है अश्लीलता और हिंसा से। समझ में आया दोस्तों, जो पारिवारिक मूवी होते हैं उनको छोड़कर बाकी ज्यादातर मूवीज अश्लीलता और हिंसा के कारण बनती है, जो कि सामान्यतः नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों पर और युवाओं पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब आप मूवी तेरे नाम जैसी बनाओगे तो लोग तो बाल वैसे कटवाएंगे ही दोस्त, है ना, मानते नहीं मानते आप। तो ये है युवाओं पर प्रभाव।
फिर सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनशीलता का हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं आपने मूवी में कुछ ऐसा दिखा दिया किसी सांस्कृतिक परंपरा को, किसी सांस्कृतिक विचारधारा को उससे क्या पहुंचा, नुकसान पहुंचा, वो नहीं होना चाहिए। तीसरा स्टीरियोटाइप्स, जाति, लिंग, यौनिकता या फिर समुदाय के प्रति रूढ़िवादी या नकारात्मक छवि आपको मूवी में नहीं दिखानी है। मान लीजिए आप कोई ऐसी मूवी बना रहे हैं जिसमें आप क्या कर रहे हैं, मूवी के अंदर ही दिखा रहे हैं कि महिलाओं के साथ भेदभाव करना सही है, तो ये एक नकारात्मक इंपैक्ट होगा सोसाइटी पर। जबकि यदि आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि महिला पुरुषों को समान अधिकार दिए जाने चाहिए, तो वो एक बेहतर चीज़ है। तो इन मुद्दों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आपकी मूवी, आपकी फिल्म जो होगी दोस्तों, नैतिक रूप से सही होगी। अब बात करते हैं कलाकारों की और कर्मचारियों की। इसका क्या मतलब है, मूवी में जो कलाकार होते हैं, शोषण और कार्य परिस्थितियां, कलाकारों और तकनीकी कर्मचारियों को कम वेतन देना या फिर खराब कार्य परिस्थिति उन्हें देना, यह गलत है। विशेषकर बाल कलाकारों को, मान लीजिए मूवी है, मूवी में बच्चे भी होते हैं कई बार मेन कैरेक्टर में। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने बागी मूवी देखी होगी, उसमें एक छोटा सा लड़का टाइगर श्रॉफ के साथ है, बाल कलाकार है, तो उसको उसकी विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखना, उसे खराब परिस्थितियों से बचाना, ये भी क्या होता है, एक नैतिक मुद्दा होता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोस्तों, स्टंट और खतरनाक दृश्यों की शूटिंग के दौरान कलाकारों की सुरक्षा क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। कास्टिंग काउच और आपका क्या भेदभाव, फिल्म उद्योग में कास्टिंग काउच और लिंग या जाति के आधार पर भेदभाव गंभीर समस्या है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है मूवी बनने से पहले उसके अंदर कैरेक्टर्स को कास्ट किया जाता है, हीरो कौन होगा, हीरोइन कौन होगी, माँ कौन बनेगा, बाप कौन बनेगा, वो सब चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों, कास्टिंग कोच के हाथ में होती है, और वो सबसे ज़्यादा इन चीज़ों क्या करता है, फायदा उठाता है। इसका सबसे बेहतर अगर आपको एग्जाम्पल लेना है इसी चीज़ का कि मूवीज़ में किस तरीके से अनैतिकता का पालन किया जाता है, या फिर मूवी वर्ल्ड को समझना है, तो आप एक मूवी देख सकते हैं डर्टी पिक्चर। उसकी स्टोरी यदि आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि किस किस प्रकार की नैतिकता फिल्म इंडस्ट्री में कई बार होती है। याद रहेंगे। चलिए, ये सवाल महत्वपूर्ण था, जून 2024 के पेपर में छपा था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं निर्जातीयता, है ना, एंथनोग्राफी। ये वर्ड गलत लिखा हुआ, आप इसे सही कर लेना दोस्तों। इसे हम कहते हैं निर्जातीय फिल्म निर्माण दोस्तों, ठीक है, स्टार लगा लेना इस बात पे। आपको पता है मानव विज्ञान एक ऐसा विषय होता है जो मानव की संस्कृति और मानव का अध्ययन करता है, हम सबको पता है ना। इसी का ये कॉन्सेप्ट होता है क्या, निर्जातीयता, जहां पर हम क्या करते हैं, इसमें मानव विज्ञानी ना केवल शोधकर्ता बल्कि कहानीकार भी होते हैं। उनका योगदान निर्जातीय फिल्मों को वैज्ञानिक, प्रमाणिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समृद्ध बनाता है। अब ये निर्जातीय फिल्म क्या होती हैं दोस्तों, जो किसी एक विशेष नस्ल के, आप कहेंगे सांस्कृतिक परंपरा या फिर ह्यूमंस के ऊपर क्या की गई होती हैं, बनाई गई होती हैं। जैसे इंडियन फिल्म्स दोस्तों निर्जातीय होती हैं, उनका स्वरूप, उनका आप कहेंगे स्टोरी राइटिंग, उनके एक्शंस, उनके रोमांटिज्म सब कुछ अलग होते हैं। हॉलीवुड में आप देखेंगे उनका कल्चर, उनकी फिल्म बनाने की तकनीक बिल्कुल अलग है। तो निर्जातीय फिल्म इसे ही कहते हैं जो विशेष प्रकार के मानवीय समुदाय पर क्या की जाती है, बनाई जाती है। अब देखिए निर्जातीय फिल्म निर्माण में मानव विज्ञानियों का क्या योगदान होगा। पहला है सांस्कृतिक प्रामाणिकता सुनिश्चित करना। मतलब क्या है, मानव विज्ञानी उन समुदाय के बारे में गहन शोध करते हैं जिन पर फिल्म आधारित है। मान लीजिए आप भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोगों पर मूवी बनाना चाहते हैं और उनका कल्चर कैसा दिखा रहे हैं कि वो डोसा खा रहे हैं, इडली खा रहे हैं। इट मीन्स ऐसी कंडीशन में आपकी फिल्म सही नहीं है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि आपको फिल्म बनाने से पहले पूरी तरीके से क्या करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए उस ग्रुप के बारे में। जब तक समाज के उस ग्रुप के बारे में आप इन्हें देखेंगे, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका संस्कृति कैसी है, तो आप हीरो को प्रेजेंट कैसे करेंगे उस एरिया के। तो जिस मानव समुदाय पर आप क्या कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं या निर्जातीय फिल्म का आप निर्माण कर रहे हैं, उस समुदाय के बारे में पहले आपको रिसर्च करनी है जिस समुदाय पर आपकी फिल्म आधारित है। क्योंकि फिल्म में दिखाए गए रीति रिवाज, भाषा, वेशभूषा सब आपको वहीं की रखनी पड़ेगी। जैसे अभी हाल फिलहाल में एक मूवी का नाम मैं आपको बताता हूं, मैंने देखी थी उस मूवी का नाम है शायद बत्ती गुल मीटर चालू। तो उस मूवी में हिमाचल प्रदेश की स्टोरी दिखाई गई है। तो श्रद्धा कपूर आपको हिमाचली भाषा बोलती हुई दिखाई देंगी, हालांकि वो सामान्य हिंदी बोल सकती हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि वो फिल्म उसी समुदाय की लगे। संदर्भ और दृष्टिकोण प्रदान करना, मानव विज्ञानी संदर्भित करने के लिए एक विस्तृत ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। मतलब क्या है, यह फिल्म को एक गहराई और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। मतलब यह है दोस्त, कोई भी फिल्म बनाने से पहले एक संदर्भ देना बहुत जरूरी होता है। बाहुबली बनाई गई है तो एक ऐतिहासिक संदर्भ उसका दिया गया है, केजीएफ बनाई गई है तो एक ऐतिहासिक स्टोरी को फिक्शनल बनाने की कोशिश की गई है। कुछ चीजें आपने रियल रख दी, जैसे कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटक में है केजीएफ वाली मूवी की, लेकिन बाकी चीजें क्या कर दी, फिक्शनल कर दी। तो हर मूवी का संदर्भ आपको देना होगा, वरना पूरी पिक्चर क्या लगेगी, काल्पनिक लगेगी, वो रियलिस्टिक समुदाय पर आधारित नहीं लगेगी।
सामुदायिक सहभागिता और संवाद, इसका क्या मतलब है? जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो समुदाय के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें फिल्म निर्माण प्रक्रिया में शामिल करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा, इसके ऊपर भी एक एग्जांपल मैं फिल्म का देता हूं। जैसे आपने 30 मार खा मूवी देखी होगी, तो पूरे गांव को अक्षय कुमार क्या करता है, अपने फिल्म के अंदर कास्ट कर लेता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि वो लगे कि उसी समुदाय की क्या है दोस्तों, ग्रामीण समुदाय की ही मूवी है। नॉन वेस्टर्न परिप्रेक्ष्य लेके आना। नॉन वेस्टर्न क्यों दोस्तों? क्योंकि पता अगर भारतीय मूवी बन रही है तो उसकी कहानी, उसका कल्चर है ना, उसके डायलॉग्स कैसे होने चाहिए, प्योर इंडियंस होने चाहिए। जबकि वेस्टर्न को बहुत ज़्यादा हम कॉपी करते हैं, हमारा रहन सहन खान पान मूवी में भी कैसा होता है वेस्टर्न, तो फिर वो इंडियन आप कहेंगे फील नहीं देगा। तो निर्जातीय मूवी बनाते समय आपको बिल्कुल भी वेस्टर्न कल्चर को कॉपी नहीं करना है। उम्मीद है आपको एक क्लास पसंद आई होगी। कुछ बेहतरीन 4-5 क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पर आपको कराए हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। इन्हीं पर आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और ये पीडीएफ आपको हमारे एजुचक्र एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगी और टेलीग्राम पर भी। धन्यवाद दोस्तों।